इस शो में आने से पहले मैंने कई लोगों से बातचीत की जो दरअसल सुबह से शाम तक शेयर बाजार पर नज़र बनाए रहते हैं, कुछ पैसे लेके बैठे रहते हैं कि पैसा लगा देना है, कुछ पैसे लगा के रखे रहते हैं, कुछ निकाल लेना है। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे एक शो करना है, शेयर बाजार को लेकर चर्चा करनी, बताइए क्या चर्चा करनी चाहिए थी। तो सबकी एक ही शिकायत थी कि क्या करूं, 2 हफ्ते से तो न बाजार चल रहा है न गिर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि बाजार चाहता क्या है। तो मुझे लगा चलो ये भी एक अच्छा चर्चा का मुद्दा होगा। एक शख्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि यार आईटी में तो आप लोगों ने कहा था कि चलेगा चलेगा, आईटी तो चल गया, लेकिन फिर से जो एआई रैली शुरू हो गई है तो आईटी में जो भी प्रॉफिट वगैरह हो गया बुक करके निकल जाना चाहिए क्या। तो ये भी एक सवाल मुझे लगा कि ये सवाल अपने मेहमानों से शो में पूछूंगा। और जब बहुत कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा डालना शुरू कर दिए भर भर के। तो लगता है कि बाजार में उनको अब यहाँ से कुछ रौनक अच्छी खासी दिखने लगी है। तो इन सारे हालात को कैसे देखा जाए, तो आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वो सब लोग हैं जो बाजार की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, दलजीत सिंह कोहली जी हैं और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत सुनील सर आप ही से करूँ मैं। 2 हफ्ते से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बाजार बिल्कुल एक दायरे में घूमता जा रहा है। बाजार क्या चाहता है कि बस यहीं तक रहना है कि आगे भी चलना है, कि फिर नीचे जाने की तो कोई खतरा नहीं है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। 2 चीज़ हुए 2 हफ्ते में। एक है सीएएस, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, जिससे कन्फ्यूजन बहुत है बिटवीन ट्रेडर्स, बिकॉज़ अभी भी जो क्लोजिंग ट्रेड फॉर डेरिवेटिव्स वीवैप पे चल रही है। अभी सीएएस को इंट्रोड्यूस किया तो 3-15 के बाद कोई कुछ करना नहीं चाहता। एक वो कन्फ्यूजन अभी भी है, नंबर 1। नंबर 2, तेल के दाम में भी देखिए बहुत सारी ये ट्रम्प और ईरान के बीच में वो चीज़ हो गई, तो तेल में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। तो इस चीज़ के कारण एक क्लैरिटी मिलना मुश्किल है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, और वो एक मार्केट के ऊपर हावी है। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपने आईटी का ज़िक्र किया एआई के साथ। मेरा मानना है कि देखिए, आईटी को एआई का थ्रेट लगा था, बट ऐसा नहीं कि आईटी एक एआई हेड्ज है। इंडियन मार्केट एक एआई हेड्ज है, बिकॉज़ इंडियन मार्केट में एआई का कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओवरऑल इंडियन मार्केट एक एआई हेड्ज है, मगर आईटी सेक्टर का अपनी तरफ से एक वैल्यू करेक्शन हो गया था, तो एक बाउंस बैक दिखा था। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एआई। तो इसलिए लोग उससे जुड़ रहे हैं ना कि एआई में करेक्शन होगा तो आईटी चलेगी, एआई में नहीं होगा तो नहीं। नो, बिकॉज़ आपने देखा तो इंटरनेशनल ब्रोकर्स गगनहाइम और जेफरीज ने आईटी को अपग्रेड किया ऑन देयर ओन स्टैंड अलोन बेसिस कि बहुत करेक्शन हो चुका है, और उसकी इतना भयंकर डाउनफॉल नहीं है उनके बिज़नेस में जितना कि एआई के कारण डर है। तो इसलिए एक बाउंस बैक रैली आईटी में हुआ है। बस एआई से उसको संबंध मत कीजिए। एआई का थ्रेट आईटी के लिए जारी है, मगर किस हद तक उसको प्राइस करना चाहिए, यही मार्केट में थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, लेकिन एक जो बात आपने कही ना, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सुदीप सर आप बताइएगा कि अभी तक ट्रंप का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो भी शांत बैठे हुए हैं, ना तो बहुत हमला कर रहे हैं, ना तो युद्ध खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। तो लोगों को शायद इस बात का तो डर नहीं है कि पता नहीं ये कल सुबह उठें क्या कर दें। और क्रूड जो है इसका एक बेंचमार्क होता है, थर्मामीटर है ट्रंप के सोच का। तो क्रूड भी 88 के आसपास बना हुआ है। तो यही वजह है कि मार्केट भी ठहर के देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। लक्ष्मण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। और देखिए, मैं तो हमेशा यही बोलते आया हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि अगला 2.5 साल तक जब तक ट्रंप साहब है, तब तक ये वोलेटिलिटी के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल को ईरान ईरान का युद्ध विराम भी हो गया तो फिर वो क्यूबा छेड़ लेंगे, कोई टैरिफ वाला मामला छेड़ लेंगे, कुछ और इशू निकाल के वो वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं वोलेटिलिटी में। दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, नवंबर में बहुत बड़ा मिड टर्म इलेक्शन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब युद्ध छेड़ना या युद्ध में एस्केलेशन करने का मतलब ऑयल प्राइस $100 के ऊपर चला जाएगा, और वो डायरेक्टली यूएस कंज्यूमर्स को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि यूएस में पंप में ऑयल प्राइसेस अगर $6 पर गैलन के ऊपर गया या $6 के आसपास आ गया, ये माना जाता है कि वो बहुत ही नेगेटिव होगा ट्रंप के लिए और उनके पार्टी के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये है, इसीलिए वो अब एक सिचुएशन पे आ गए हैं जहां पे वो
एक निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं इस जो समस्या है इससे। पर ईरान को भी ये मामला मालूम है और ईरान भी अपना पॉइंट लेके बैठा हुआ है। वो भी इसको छोड़ नहीं रहा है। तो एक स्टेलमेट सा आ गया है और ये स्टेलमेट के कारण कच्चे तेल का प्राइस भी एक रेंज में घूम रहा है और इंडियन मार्केट भी एक रेंज में घूम रहा है। अब देखिए दुनिया भर के मार्केट ऐसा शायद नहीं है, पर इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का कैपिटल मार्केट ऑयल प्राइस के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर इसका है। तो हम लोगों का मार्केट तो ऑयल प्राइस को ट्रैक करेगा ही। कुछ भी हम सोचे, कुछ भी हम करें, ऑयल प्राइस को इवेंचुअली ट्रैक करेगा। तो इसीलिए मार्केट रेंज में है और मुझे लगता है जब तक ये समस्या का कुछ ना कुछ हल नहीं होगा, इसी रेंज में रहेगा। और एक इसी रेंज। मैं 1 मिनट लक्ष्मण जी लूँगा। एक चीज़ आप हाँ, ध्यान में रखिए कि इतना समस्या के बाद भी ऑयल प्राइस रेंज में है। इसका एक मुख्य कारण है कि बहुत सारे कंट्री इंक्लूडिंग चाइना अपना तेल का जो रिजर्व था वो यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए उनका जो जबरदस्त डिमांड वो मार्केट में नहीं आ रहा है। अब आगे चल के जब उनका रिजर्व रिजर्व तेल जो था वो खत्म होगा या एक लेवल पे वो डिसाइड करेंगे कि रिजर्व से और ड्रॉ नहीं करेंगे और वो मार्केट में आ जाएंगे तेल खरीदने, कच्चा तेल खरीदने, तब एक प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि तब वापस ऑयल प्राइसेस बढ़ना चालू होगा। दूसरा थ्रेट ये है कि यूएस में सेनेट में जो रशियन क्रूड खरीदने वाले के ऊपर 100% टैरिफ की बात की, अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इंडिया जिसका कि 50% पिछले महीने अगर आप ध्यान देंगे 50% क्रूड रशिया से आया है, अगर ये बंद कर दिया तो ये इंडिया का डिमांड भी जनरल मार्केट में आ जाएगा और क्रूड प्राइस शूट अप करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकता है अगर इस पे ध्यान ना रहे। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसको लेके बाजार अभी भी सशंकित है और एक रेंज बाउंड चल रहा है। दलजीत सिंह कोहली साहब, यही वजह है? लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो देखिए, वजह तो है ही ऑब्वियसली, ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ऑयल का जो प्रॉब्लम है वो अपने लिए बड़ा प्रॉब्लम है। बट मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा मिसनॉमर है कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है और मार्केट ने कुछ किया नहीं। दो दो हफ्ते से क्या, अगर आज एक ट्वीट घूम रहा है सुबह से कि 14 अगस्त 2024 को भी निफ्टी 24,200 था, 25 को भी 24,300 या 600 था और आज भी 24,300 400 है। तो उस हिसाब से देखें तो 3 साल में कुछ भी नहीं किया। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इवन इन दिस रिजल्ट सीजन के टाइम पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट ने काफ़ी अच्छा रेज़िलियंस दिखाया है और बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो ये मार्केट जो है ना 2 तरीके का हो गया है। एक तो इंडेक्स लेवल वाला है, जहाँ पर आपको हेडलाइन कुछ और बताता है, बट अगर आप डीप इनसाइड जाएँगे तो आपको कुछ और ही नज़र आएगा। तो अगर स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर होगा, अगर आपने सही से स्टडी करके कोई ढूँढा होगा, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको निराशा हुई होगी। स्टॉक्स ढूँढना थोड़ा मुश्किल काम है, बट ये एक हेडलाइन देना कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि पोर्टफोलियो लेवल पे स्पेशली इन लास्ट 2-3 मंथ्स आफ्टर मार्च, जो 3-4 महीने में बहुत अच्छा रिबाउंड आया है और जो भी अंडर परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इम्प्रूव हुई है। आप देखिए जो भी गुड पार्ट इज़ कि ये अक्रॉस द सेक्टर्स है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली फार्मा ही लिया है तो वही चल रहा है। आप देखिए तो ऑटो भी चल रहा है, थोड़ा आईटी में भी बाउंस बैक आया, रियल एस्टेट में भी आया है, बैंकिंग फाइनेंशियल बहुत अच्छा काम किया। तो आई थिंक इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। लार्ज कैप और ये जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और वो मुझे ऐसा कुछ अभी नज़र भी नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने की स्कोप है। तो ऐसा देखना चाहिए मार्केट को कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएँ। दरअसल आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही, इस पे आगे चल कर आपसे पूछूंगा मैं कि लार्ज कैप को छोड़ दिया जाए क्या, कि अपने वेटेज को घटा दिया जाए क्या पोर्टफोलियो में। चूंकि मैं देख रहा था कि एमफी के डेटा उसमें भी देख रहा था कि म्यूचुअल फंड वाले भी लार्ज कैप से पैसा धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वे पैसा उतना नहीं डाल रहे हैं, वो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं। तो क्या एक निवेशक को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर पूछूंगा आपसे। लेकिन एक जो बात आपने कही, पंकज जैन साहब का छोटा सा रिएक्शन इस पर लूँ। जैन साहब, ये बाजार को आपको अंदर घुस के देखना होगा, सिर्फ इंडेक्स देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी।
नमस्कार लक्ष्मण जी। आई थिंक जो आपने बात कही है काफ़ी कुछ सच है, एंड टेकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दलजीत भाई वाज सेइंग जस्ट नाउ, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में अगर हम देखें पिछले 10 एक दिन में ट्रेडर्स में शायद थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। शायद जिस तरह का हमने एक रनअवे फेज जुलाई में देखा था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि एफआईज की सेलिंग काफ़ी कम हो गई थी। जुलाई वाज अ न्यूट्रल मंथ टुवर्ड्स एफआईज, और अभी तक हमने जो अगस्त में देखा करीब $2-2.5 बिलियन आ चुका है। सो जुलाई में एक जो रन ऑफ काइंड ऑफ अ फेज आया था, और वो फेज इस वजह से आया था क्योंकि जो बिगर आइडेंटिटीज ऑफ निफ्टी हैंगे, चाहे वो बैंकिंग एनबीएफसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, दे वर डूइंग वेल। और हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर हम वेटेज वाइज देखें निफ्टी में करीब 34-35% वेटेज बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स की है, करीब 7-8% वेटेज एफएमसीजी की है, करीब 8-9% वेटेज टेक्नोलॉजी की है। सो जुलाई में ऑल दीज 3 सेक्टर्स वर सॉर्ट ऑफ मूविंग अप, एक कैचिंग अप कर रहे थे, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर से। और व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट इज जनरली हैपनिंग फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स, कि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी भयंकर मूवमेंट्स मिल रही है। बट जिन सेक्टर्स में अच्छी मूवमेंट मिल रही है, जिस सेक्टर्स में अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इन निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी कम है। अगर हम फार्मा की बात करें, फार्मा एज अ सेक्टर आई थिंक इट हैज़ बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल फॉर लास्ट 1 ईयर इन स्पाइट ऑफ सेल ऑफ बाय एफआईज, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक 5 से 6% है निफ्टी के अंदर। समथिंग सिमिलर ऑटो एंसिलरी, आई थिंक एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ सेक्टर रहा है, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन शायद 8 से 9% है टोटल निफ्टी में। डिफेंस, आई थिंक डिफेंस ने काफ़ी कैचिंग अप की, पर डायरेक्ट डिफेंस प्लेस की कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी में बी क्लोजर टू जीरो। सो निफ्टी एक ब्रॉडर पिक्चर शायद नहीं दे पा रहा, जिस तरह के पैसे या प्रॉफिट्स कुछ एक सेक्टर्स में, कुछ अदर स्टॉक्स में बन रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द रीजन। अगर कोई निफ्टी को सिर्फ एक बेंचमार्क मार के चल रहा है, कोई खाली निफ्टी का ट्रेडर है, उसके लिए पिछले 2-3 हफ्ते काफी पॉज मोड में रहे हैं। बट इफ यू आर एक्टिव स्टॉक पार्टिसिपेंट, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिसेंट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, मेरे को लगता है कि काफी अच्छा पैसा बन रहा है। सो इन नटशेल आई थिंक मार्केट में अंडर करंट अभी भी काफी गट्सी, काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पॉज मोड में है, थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी मार्केट में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट काफी हेल्दी फेज में चल रहा है। तो आप सिर्फ इंडेक्स को देख करके अब मायूस मत होइए, अपना पोर्टफोलियो खोल लीजिए। आप पोर्टफोलियो में देखिए कि अगर स्टॉक में लगा रखा आपने, तो शायद उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो जो हेडलाइन है उसको लेकर के आप निराश मत होइए। अपना डीमैट अकाउंट खोल कर देखिए पोर्टफोलियो क्या कह रहा है आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात दोनों लोगों ने कही। इसमें एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि जिस तरीके के आपने निफ्टी का एक्सप्लेनेशन पंकज जैन साहब आपने दिया, कोहली साहब ने इससे पहले लार्ज कैप मिड कैप का एक्सप्लेनेशन दिया, तो क्या अब जिस तरीके के ट्रेंड देखने को मिला है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी ट्रेंड हमने देखा, सुब्रमण्यम साहब, लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी अब रिजिक कर लेना चाहिए, पहले वाले फॉर्मूले सब हट जाना चाहिए कि हम लार्ज कैप ज़्यादा रखेंगे, मिड कैप कम रखेंगे, स्मॉल कैप और कम रखेंगे, उसका जो रेशियो था अब बदल देने का समय आ गया है कि अगर 3 साल 4 साल का टाइम लेके चले तो? दो बातें यहाँ पर, हम कहे या ना कहे, म्यूचुअल निवेशक ऑलरेडी इसको करना शुरू कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप सोचिए ना, अगर आपको 3-5 साल का टाइम फ्रेम है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट बात है। तीसरी बात क्या है इसमें कि जरूर आपको अपना रिस्क एपिटाइट को भी समझना है। तो ब्लाइंडली मैं इतना परसेंटेज लार्ज और इतना मिड एंड स्मॉल कह के नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज रिस्क एपिटाइट अलग होते हैं। वॉलेटिलिटी झेलने का कितना आपके पास ताकत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं दे पा रहे हो, फिर भी 50% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रखना है। अगर वॉलेटिलिटी झेलने की तो ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि 60-65% भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में जा सकते हो, राइट। तो वो मेरी बात है कि डेफिनेटली 3 to 5 इयर्स टाइम फ्रेम में इंडिया में देखे तो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी आपको मिड एंड स्मॉल कैप के थ्रू ही ज्यादा प्ले होगी, बिकॉज लार्ज कैप का मुख्य सेक्टर निकाले 30-35% बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद 8-10% आईटी है, फिर फार्मा 4-5% है, एफएमसीजी 4-5% है। तो ये सब में देखे तो आईटी और फार्मा एक तरह से डिफेंसिव है, एफएमसीजी भी डिफेंसिव है। तो ग्रोथ खाली बैंकिंग जो प्ले होता है, वहां पर क्या है कि एफआईआई की सोच, वो रियल ग्रोथ अच्छा है, बैंक के निम्स भी थोड़े कंप्रेस हुए थे, नंबर्स अच्छे हैं, पर परफॉर्मेंस नहीं है उस सेक्टर, बिकॉज एफआईआई की दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप में
आप अपने बीआईएस की जो सोच है वो क्लियरली प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं, इसलिए आपका बेट मिडल स्मॉल कैप में रखना उचित होगा। तो मोस्ट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर समझे एज अ इक्विटी इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव माने हाइब्रिड वाले इन्वेस्टर नहीं कह रहा हूँ, उनको एटलीस्ट हम्म, 50% मिडिल स्मॉल कैप में रखना चाहिए और उसके ऊपर अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछूं, फिर सुधीर सर के पास जाऊंगा कि अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते ही हैं तो अगर कुछ सेक्टर, चूंकि हमने 2 हफ्ते में देखा है, पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो सरकारी बैंकों ने फिर से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, पावर सेक्टर में फिर से एक दम दिखना शुरू हो गया है, तो ये सब कितना अट्रैक्टिव अभी दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट इवन विद इन द बैंक की परफॉर्मेंस देखें तो मिडिल स्मॉल कैप बैंक्स की परफॉर्मेंस लार्ज कैप से बेहतर रही है। तो इवन बैंकिंग को चुनना है तो मिडिल स्मॉल कैप में चुनना अच्छा होगा। तो बैंकिंग डेफिनिटली एक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी मेरे अव्वल नंबर में मैं कैटेगरी मानता हूँ। सेकंड बात जो आपने कही पावर, देखिए डेटा सेंटर की स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी है और वहाँ पे आपको पावर की सख्त ज़रूरत है और इस टाइम फ्रेम में पावर माने खाली फ्यूल बेस अपना क्रूड बेस्ड पावर को मत देखिए, अल्टरनेटिव एनर्जी को भी देखिए। पूरा पावर क्षेत्र में बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, तो ज़रूर पावर को भी हमें अपना रेडार पे रखना चाहिए, ये आपने सही कहा। तीसरी बात मैं कहूँगा कैपिटल स्पेस को भी आप ध्यान दीजिए बिकॉज़ जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज इकोनॉमी में सेल्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन में भी। सेल्स अच्छे आ रहे हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते हुए दिखता है। तो जब कैपेसिटी बढ़ती है तो फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन का साइकिल एक्चुअली 3 से 5 साल की टाइम रखे, तो मेरा मानना है कि कैपिटल गुड्स सेक्टर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सुदीप सर? देखिए ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप इसकी जो चर्चा हो रहा है, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो आज एक लार्ज ब्रोकरेज हाउस हैज पुट आउट कि Q1 के नतीजे अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में 32% ग्रोथ देखने को मिला, मिड कैप में 22% ग्रोथ देखने को मिला और लार्ज कैप में लगभग 15%। तो मतलब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ग्रोथ अभी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इसी इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ रहा है। तो अगर आपका जैसे सुनील साहब कह रहे थे रिस्क एपिटाइट है तो स्मॉल कैप पे जरूर जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और सारे क्षेत्र में जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, मैं भी कर चुका हूं, फार्मा की बात करें, ऑटो एंसिलियरी की बात करें, केमिकल स्पेशलिटी केमिकल बात करें, ये सारे सेक्टर में स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, इसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा वोलेटाइल होता है, मार्केट मूवमेंट के साथ इनका मूवमेंट भी शार्प होता है अप एंड डाउन। पर अगर आपने अच्छा सेक्टर में अच्छा कंपनी चुना, आपका मल्टी बैगर, उसको मल्टी बैगर हो जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको सही सेक्टर, सही स्टॉक चुनना है और मिड कैप, स्मॉल कैप में रहना है अगर आपका रिस्क एपिटाइट है। और जैसे सुनील साहब कह रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं और आपका रिस्क एपिटाइट है, मे बी 40-50% आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं आज के दिन में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रहा है। पर यहाँ पे मैं एक चीज सबको सतर्क करना चाहूंगा कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, आपका रिस्क एपिटाइट कम है, स्टेडी स्टेबल रिटर्न चाहिए, जोखिम ज्यादा नहीं उठाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखें लार्ज कैप रिलेटिवली वैल्यूएशन के हिसाब से रिलेटिवली वेल अच्छी अच्छी तरह से प्राइस्ड है। और वहां पे आ, आप अगर कोई अच्छा स्टॉक में खरीदारी करें जो दिग्गज कंपनी, करेक्शन हुआ है, वहां पे आपको स्टेडी स्टेबल रिटर्न मिलेगा। मे बी इट विल नॉट टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर, मे बी इट विल नॉट गिव यू ए फैंटास्टिक रिटर्न, बट 15% के आसपास रिटर्न ए गुड लार्ज कैप स्टॉक शुड गिव यू इन करंट फिस्कल। इसमें एक सवाल जब आप बता रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था, दलजीत जी आप इसका जवाब दीजिए कि हम जब कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न बेहतर आ रहे हैं तो ठीक है, शेयर में हमने लगाया, यहाँ रिटर्न आ गया, तो सिर्फ रिटर्न के लिहाज से ही आपको मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा दिख रहा है टेक्निकल लिहाज से, या फिर आपको फंडामेंटल उन कंपनियों में कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जो लगता है कि उनकी रफ्तार तेज होगी? तो लक्ष्मण जी, रिटर्न तो एक पार्ट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके साथ में जो रिस्क है वो भी देखना है। और रिस्क कहाँ से आएगा? फंडामेंटल। तो जो आपने बताया कि फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होना ही है और तभी आप उसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स पा पाएंगे, अगले 2-3 साल रहेंगे। तो मैं एक थोड़ा पॉइंट आपके पिछले क्वेश्चन पे, जो लार्ज कैप की जो हम बात कर रहे हैं,
उसमें एक थोड़ा नजरिया अलग देना चाहता हूँ कि लार्ज कैप सिर्फ आप 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ मार्केट कैप से मत जाइए। आप ये समझिए कि अगर जो हम लार्ज कैप कहने का एक मतलब ये है कि ये जो फ्रंट लाइनर है, अब अगर जो बड़े वाले एचडीएफसी बैंक चलेगा नहीं, रिलायंस नहीं चलेगा या नंबर्स नहीं देगा, नहीं चलेगा मतलब जब नंबर्स ही नहीं दे रहे तो चलेंगे कैसे? एसबीआई नहीं दे रहा है, टीसीएस नंबर नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको लार्ज कैप या इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस खराब दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाले हैं वो सारे खराब है। तो लार्ज कैप से हमें कोई नफरत नहीं है। लार्ज कैप का मतलब यही अगेन यही है कि अभी उसी लार्ज कैप में आप देखिए तो बहुत सारे जो ये हिताची वगैरह के नंबर्स देखिए, क्या जबरदस्त नंबर, 80% ग्रोथ काइंड ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। तो अब वो भी तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू वाला कंपनी है। टाइटन देखिए आप, क्या 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला कंपनी। तो अब जब अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो उसको मार्केट रिवॉर्ड करेगी। तो सिर्फ मार्केट कैप एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि हमें लार्ज में इतना रखना है या मिड में इतना रखना है या स्मॉल में इतना रखना है। हर जगह आपको अल्टीमेटली देखना है कि परफॉर्म कौन कर रहा है, क्या उसमें जो ग्रोथ आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही। अल्टीमेटली जो जो ड्राइव करेगा रिटर्न्स वो उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस ही करने वाली है। छोटी कंपनियों में आसानी इसलिए होती है क्योंकि बेस कम है। अगर 50 से 100 जाना, 50 से 75 जाना आसान है, तो 500 1000 से 2000 जाना मुश्किल है। तो थोड़ा क्वांटिटेटिव नंबर्स में थोड़ा लगता है, इसके लिए आपको छोटी कंपनियों में इजी लगता है, बट उसमें उतना रिस्क है और ड्रॉ डाउन का स्कोप जो जैसे सुब्रमण्यम सर कह रहे थे कि आपको रिस्क देखना है, क्योंकि जो छोटी कंपनी है उसमें फिर जब फॉल आता है या अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है तो स्टॉक नीचे भी उतनी तेजी से गिरता है। तो आपको वो समझना भी पड़ता है कि कितना उसमें आप जोखिम ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि एक नंबर पे फिक्सेटेड मत हो जाइए। आप ये समझिए कि जो अभी फ्रंट लाइनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वो उनकी अपनी कुछ तो अपनी सेक्टर की प्रॉब्लम है, कुछ अपनी कंपनियों की प्रॉब्लम है। अभी बैंक जब सब अच्छा कर रहे हैं, एसबीआई क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, तो उसका मतलब हमें उसमें ही समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम। या एचडीएफसी बैंक नहीं कर रहा है तो उसकी इशू है, ना कि बैंकिंग का इशू है, राइट। तो हमें समझना ये है कि कंपनी उस सेक्टर में अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, जो मिड या एक्चुअली देखें तो थोड़ा लार्जर मिड कैप जो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाले, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लग रही हैं कि अभी भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एमपी डिफाइंड क्राइटेरिया को एक खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए, बट अल्टीमेटली जाइए स्टॉक। अल्टीमेटली जाइए स्टॉक में। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैं एक कॉमन मैन की तरह जब हम लोग जाते हैं, पंकज जैन साहब आप भी गौर फरमाइएगा, चाहे मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं या फिर किसी की सर्विस लेने जाते हैं, तो पहले दिमाग में आता अच्छा चाहिए तो बड़ी कंपनी है, बड़ी पुरानी कंपनी है, बड़ा नामी गिरामी कंपनी है, इसका सामान ले लेते हैं और इसके ये ज़्यादा भरोसेमंद है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो पहले 10 बार आदमी शक करता है। तो ये परसेप्शन ग्राउंड पे ये दिख रहा होता है, लेकिन जब पोर्टफोलियो में जाते हैं तो परसेप्शन पलट जाता है। इसीलिए सवाल पूछा था मैंने कोहली साहब से। जैन साहब आपका क्या व्यू है इस पे? देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक समय आ गया है कि जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया कॉमन मैन, आई थिंक समय आ गया है या समय है कि कॉमन मैन हैज़ टू यूज सर्विसेज ऑफ गुड गाइड। गुड गाइड का मतलब चाहे वो अच्छा रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे वो अच्छा फंड मैनेजर हो, who has much more deeper insight of the markets बहुत डायनेमिक हो गई है। जो आप अभी कह रहे थे कि लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं चल रहे, लार्ज कैप स्टॉक्स इंडिया में नहीं चल रहे। अगर हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट यूएस एज अ मार्केट, वहाँ पर जो दिग्गज 8-10 स्टॉक्स हैं जो आज से साल 2 साल पहले या कुछ महीने पहले 100, 200, 400, 500 बिलियन डॉलर की कंपनी होती थी, दे आर ट्रिलियन डॉलर कंपनीज एंड दे हैव बीन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर गिविंग, यहाँ से भी ऐसे लग रहा है कि कहाँ पर जा सकते हो। तो दैट मीन्स underlying theme is growth. You have to give growth, you have to give consistent growth along with good corporate governance, और वो सब है। तो वो एक कंसिस्टेंसी शायद लार्ज कैप में इंडिया में नहीं आ पा रही। उसके अलावा अगर हम देखें, आई थिंक इन्वेस्टर्स विल हैव टू मूव बियॉन्ड what we call that brand mentality। अगर मैं बात करूं across the sector से समथिंग लाइक, अगर आपने पिछले 2-3 साल में से टॉप 10 स्टॉक्स में से आपने L&T में इन्वेस्ट किया, स्टेट बैंक में किया, HDFC बैंक में किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया, TCS में किया, इन्फोसिस में किया, कोलगेट में किया, डाबर में किया, हिंदुस्तान लीवर में किया। सो दीज आर ब्रांड्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। मैं खाली एक सेक्टर की भी बात नहीं कर रहा। द काइंड ऑफ रिटर्न यू हैव मेड क्लोजर टू 0 और 5%।
उसके अलावा द काइंड ऑफ सेक्टर्स विच आर मूविंग, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, ऑटो एंसेलरी हो, हॉस्पिटल स्टॉक्स हो, उधर ठीक है मार्केट कैप कम है। और एक और कारण है दोज काइंड ऑफ गुड सेक्टर्स, गुड स्टॉक्स इन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स, दे हैव बीन गिविंग गुड कंसिस्टेंट ग्रोथ, पर वहां पर इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, एफआईज की शायद पार्टिसिपेशन कम है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा जो बिगर लार्जर कैप स्टॉक्स है उनकी एक और दिक्कत रही है, द काइंड ऑफ सेल ऑफ एफआईज हैव डन, अगर हमें भूलना नहीं चाहिए, टिल अबाउट 30th of June करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर की एफआईज ने सेलिंग की थी 2026 इटसेल्फ में। सो आई थिंक कारण अनेक हैंगे, कारण अनेक है, मार्केट का नेचर बड़ा डायनेमिक हो गया है। इट्स नॉट दैट कि इट्स नॉट वेरी इजी टू डिफाइन कि इतना परसेंटेज स्मॉल और मिड कैप में होना चाहिए और इतना लार्ज कैप में होना चाहिए। वो दिक्कत शायद लार्जर म्यूचुअल फंड्स को है, द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो दे आर मैनेजिंग, एक एक स्कीम में वो लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत है, दे हैव टू स्टिक विद दोज लार्ज कैप्स इवन इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग। बट अगर जो एक छोटा इन्वेस्टर्स है, जो एक माइक्रो इन्वेस्टर्स है, बहुत बड़े पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, एंड इफ ही इज यूजिंग सर्विसेज ऑफ गुड पर्सन, आई थिंक उस छोटे स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर वो मार्केट में थोड़ा अवेयर रहे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट का नेचर काफी डायनेमिक हो गया है। देयर आर सेक्टर्स, देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन मेक डिसेंट मनी, इट्स जस्ट दैट यू नीड गुड हैंड होल्डिंग। और अगर आप पुराने से एक ढर्रे में रहे कि नहीं, आई जस्ट स्टे विद द top 10, 20, 25 brands, I think that theory may not, that has not prevailed in last 1 or 2 years, and that may not prevail for next 2-3 years. ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग से बात कही। दरअसल ये सही है कि लार्ज कैप में एक समस्या जो सुनील सर, हाँ सुनील सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। जस्ट एक पॉइंट है कि देखिए म्यूचुअल फंड इनफ्लोस में देखे तो एसआईपी का फ्लोस टोटल फ्लो से ज्यादा है, तो एक्चुअली मार्केट को ड्राइव करिए एसआईपी फ्लोस, और एसआईपी फ्लोस का ब्रेकअप देखे तो उसमें 60 to 65% मिड और स्मॉल कैप खरीदने वाले लाइक पैसा है, चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, मल्टी कैप हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एसआईपी लॉन्ग टर्म होती है, तो फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स आप देखेंगे तो फंड मैनेजर चाहते हैं हर महीने स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक खरीदने वाली लिक्विडिटी पैसा आ रही है, तो एक ऑटोमेटिक एक बाइंग सपोर्ट। सो अगर यू देख के स्मेल द मनी जो कहते हैं, तो एसआईपी के जरिए जो कंसिस्टेंटली मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में पैसा आ रहा है, तो ओवरऑल उस सेगमेंट के लिए बाइंग कैपेसिटी फंड मैनेजर के जरिए ज्यादा होगा, तो ये एक कारण है कि फ्यूचर में वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है। अच्छा, इन्वेस्टर आपके पास आते हैं तो क्या पूछते हैं आज तक में, आजकल क्या आपसे सवाल जवाब सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किस बात को लेकर रहती है? नहीं, वही कह रहे हैं कि ये मेरे पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दूंगा पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दें। वो अपने जोखिम को भूलते हैं, वो अपने रिस्क कैपिटल को भूलते हैं, और रिटर्न जहां बन रहा है उसी में उसको पूरा पैसा डालना है। तो उसका सवाल एक ही है, सर मैं स्मॉल कैप में और बढ़ाऊं क्या? तो मेरे को उसको करने की जरूरत होती है। अरे इसमें ये है कि आपको देखते होंगे तो भरोसा और जम जाता होगा कि सुनील सुरनन साहब वहीं संभाल लेंगे, कुछ रिस्क आएगा तो इसमें क्यों? सुदीप सर, देखिए लक्ष्मण जी, एक थोड़ा डिफरेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो निवेशक आज के दिन में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक सवाल आ रहा है आज के दिन में, और ये पिछले 3-4 महीने से, कैसे यूएस के टॉप 5-6 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। सबको मालूम है यूएस के 5, हाँ यूएस के जो 5-7 स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, जो मैग्निफिसेंट 7 कहे या हाइपर स्केलर्स कहे, सबको अब वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और उसका तरीका वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम वहां पे निवेश कर सकते हैं। अब तरीका बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? देखिए जितना हो सके बताने का कोशिश तो कर ही रहे हैं। ज्यादा मत बताइएगा, बता रहे एफआई जा रहे थे अब तक, अब तो डीआई भी निकल चलेंगे यहाँ से। मेरा बताना ना बताने से वो रोकने वाले थोड़ी है। पर बड़ा लक्ष्मण जी, इस पे ध्यान दीजिए। नहीं, ये सवाल नहीं, ये दरअसल मेरे मन में भी आ रहा था कि हम लोग इंडिया में कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से मार्केट साइडवेज है, कुछ चुनिंदा स्टॉक चल रहे हैं जो दलजीत साहब कह भी रहे थे, लेकिन यूएस में देखिए वहां तो मार्केट भागा ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा जा रहा है। और जो अभी जैन साहब कह रहे थे कि वहां के दिग्गज कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रही हैं, तो जाहिर तौर पर लोग तो रिटर्न देखेगा, देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन रिटर्न भी देखेगा, पैसा रहेगा तभी देशभक्ति करेंगे। बिल्कुल जी, पंकज जी जैसे कह रहे थे कि अभी इतना ऊपर गया है, अब वहां से भी डबल हो सकता है, और ये सबको मालूम है, सबको दिख रहा है वो। तो वो इंडिया में स्मॉल कैप लार्ज कैप ये डिबेट छोड़ के
अब उससे आगे बढ़ गए हैं, अब पूछ रहे हैं वहां हाँ। कैसे इन्वेस्ट करें। अच्छा मान ले करना हो तो क्या करना होगा उसके लिए बता ही दीजिए, जो दर्शक आपको सुन के लगता है उनके मन में भी उठा होगा। देखिए सबसे कैसे करते आसान हैं मान ले करना हो तो? एक तरीका तो है कि वो जो एलआरएस जो स्कीम है उसके हाँ। जरिए आप एक अमाउंट $250,000 साल में बाहर निवेश कर सकते हो, उसके जरिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट वो डिफिकल्ट रूट है। दूसरा रूट है म्यूचुअल फंड, कुछ म्यूचुअल फंड्स के तो उसके लिए क्या, उसके लिए अलग से डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है? हाँ, उसके लिए अलग से करना होता है, पर वो स्कीम के जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गया है, वो स्कीम में अभी पैसा अच्छा नहीं ले रहे हैं। तीसरा एक अच्छा, रूट है गिफ्ट सिटी नहीं में, चला रहा हूं कुछ मैं। हाँ हाँ गिफ्ट सिटी में कुछ कुछ फंड्स ने, हमारे एआईएफ ने डेडिकेटेड फंड्स चालू किए हैं, तो आप गिफ्ट अच्छा सिटी में पैसा भेज सकते हैं और उन फंड्स के जरिए ये स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। मुझे जितना जानकारी मुझे है, ये 3 तरीका है, उसमें एक ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, जो कि यहाँ बैठ के म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो कैपेसिटी उसका ब्लॉक हो गया, सब और कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका होगा गिफ्ट सिटी में जो फंड्स अवेलेबल है उनके जरिए निवेश करना। सुनील जी आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान है, स्मार्ट पीपल ऑलरेडी कर रहे हैं। जीरोधा या ग्रो में जाओ, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रोकर है, उसके पास अकाउंट खोलो और जो भी स्टॉक खरीदना है आप खरीद सकते हो, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बहुत आसान है। उसमें एलआरएस वाली सीमा लागू नहीं होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वाली? सीमा नहीं है, एलआरएस वाली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $250,000 तक बिना पूछे, बिना किसी से पूछे आप निवेश कर सकते हो। लिमिट क्या है? एक व्यक्ति को 4 लोग उसके फैमिली में हैं, तो $1 मिलियन, वो कितना है आज? 9 करोड़ रुपए आप डाल सकते हो। उससे ज्यादा रिटेल को क्या चाहिए? आसानी से कर सकते हैं, ताकि अकाउंट खोलिए। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स करके इंटरनेशनल ब्रोकर है, थ्रू ग्रो और थ्रू जीरोधा या जो भी बहुत से ब्रोकर्स है, इजीली आप मैक्स 7 खरीदना तो कर सकते हो, मगर उसका रिजल्ट क्या होगा, कब करेक्ट होगा, वो आप जानो। वो आप जानो, क्योंकि यहाँ तो कम से कम पता है कि ये कंपनी है भाई, कंपनी का मालिक ये है, ये कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी को आंखों से देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, और वहां तो सिर्फ रिटर्न देख करके आकर्षित होकर जा रहे होते हैं। क्यों दलजीत सर, आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी आप। ये तो वो होगा कि भेड़ चाल में आप फंस गए, तो अगर कुछ उल्टा हो गया तो आपके पास कोई क्वेश्चन करने के लिए कुछ है नहीं, कोई जवाब। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हम रिसर्च करते थे सेल साइड रिसर्च में, तो हम लोग वो कंपनी को रेकमेंड नहीं करते जो कंपनी का मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ इसीलिए कि अगर कल को इस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया, कुछ एडवर्स मूवमेंट हुआ, तो हम किसके पास जाएँगे पूछने के लिए कि तुम्हारा आगे क्या होने वाला है? क्योंकि जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। तो इसके लिए हमने बहुत सी कंपनियाँ जो रिसर्च की थी, जिनको हम रेकमेंड करने की इच्छा बनाई, बट क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे मैनेजमेंट्स, तो हमने उनको छोड़ दिया। तो अभी जो रिटेल जो ये बहुत खुश हो रहे हैं समझ के, और अभी जो रैली चल रही है, तो सबको लगता है कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। लेकिन आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि भई अगर कल को कुछ भी उल्टा हुआ, तो आपके पास कोई फॉल करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगेन अपना रिस्क देखिए, अगर इफ यू आर हैप्पी कि आपको पता है कि भाई मैं इतने रुपए डुबाने के लिए तैयार हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसके बाद अगर कुछ उल्टा हुआ तो मुझे बताने वाला कौन है, गाइड कौन करेगा, वो शायद आपको नहीं है। नहीं, मैं तो पूछे तो मैं तो बिल्कुल उतना रिस्क लेने की स्थिति में रहूंगा नहीं, या फिर निवेशक के तौर पे पता नहीं वहाँ जहाँ पैसा डूब गया फिर पूछेगा कौन। हालांकि वहाँ की कंपनियाँ, वहाँ भी कंप्लायंस होते होंगी, वहाँ भी कंप्लायंस फॉलो करते होंगे लोग की, लेकिन है कि जिसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये देख करके उसका रिटर्न इतना हो गया, उसमें पैसा कैसे लगाएं। जैन साहब, आपके पास भी लोग आते हैं ऐसे ही कहने के लिए क्या कि हम भी बाहर पैसा लगाना चाहते हैं, कि नहीं वहाँ आपके यहाँ स्वदेशी लोग ज़्यादा आते हैं? देखो लक्ष्मण जी, बिल्कुल आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी सब जगह से मिलर होती है, चाहे एक्स ब्रोकर हो चाहे वाई ब्रोकर, और वही इन्वेस्टर्स और रिटेलर के साथ भी। हमारे साथ तो पिछले दिनों, हमारे साथ क्या, आई एम श्योर दैट मस्ट हैपन विद एवरीबॉडी, ये भी बहुत क्वेरी आती थी कि इन इंटरनेशनल मार्केट में भी हाउ टू इन्वेस्ट मोर इनटू कोरिया एंड ताइवान, जो कि रॉकेट बनी हुई थी पिछले 1 साल में मार्केट। उसका जो आपके इन्वेस्टर ज्यादा एडवांस निकले, वो तो यूएस मार्केट ने कोरिया ताइवान पहुंचना चाहते हैं। Just to add a bit to what my esteemed colleagues have said, इसको मैं एक लेमन टर्म में थोड़ा सा सम अप करूंगा कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता आसान नहीं है।
इट्स अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ प्रोसीजर, खासतौर टैक्सेशन इश्यूज को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, विदहोल्डिंग टैक्स को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, और सबसे आसान तरीका था कि वो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे हु आर स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। पर वहाँ पर गवर्नमेंट हाँ, ऑफ ये इंडिया ने एक लिमिट लगा रखी है, आई थिंक बहुत अच्छी लिमिट, बहुत अच्छी लिमिट लगा रखी है। नहीं तो जो फॉरेन क्राइसिस अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था, तो पता चला सारा यहाँ का मनी इक्विटी का ड्रेन आउट होके बाहर आ गया। तो वो 7 से 8 बिलियन डॉलर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिट लगा रखी है, दैट हैज़ बीन एग्जॉस्टेड लॉन्ग बैक। और उसकी वजह से जितने भी ये ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो उनकी लिमिट पूरी हो चुकी है, या वो ईटीएफ अपने अंडरलाइन एसेट से काफी प्रीमियम पे चल रहे हैं। समथिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन सिल्वर ईटीएफ अबाउट 5-6 मंथ्स बैक की अंडरलाइन एसेट तो से मान लो 100 रुपए पे था, ईटीएफ 112-114 पे चल रहा था। सो दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी कंडीशन। सो जो जैसे भी हमने एलआरएस रूट की बात की या गिफ्ट सिटी रूट की बात की, दीज आर गुड इनफ फॉर बिगर एचएनआईज, बिगर इन्वेस्टर्स, बट छोटे निवेशक के लिए मेरे को लगता है कि बहुत आसान रास्ता नहीं है। बड़े निवेशक हैं, 2-4 पैसे चले भी जाएं तो बहुत 2-4 पैसे चले भी जाएं तो बहुत दिक्कत है। नहीं, पैसा बनाते भी हैं, हाँ, लेकिन उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, उनका रिसर्च ज्यादा गहरा होता है, रिसर्च फर्म भी रहते हैं, कई लोग को ले रहे होते हैं सहयोग। हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर छोटे, वो अपने बुद्धि से थोड़ा बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जोखिम कम लेना चाहते हैं, तो घर की तरफ लौटिए, वही ज़्यादा बेहतर है। तो इधर की तरफ ही चर्चा कर लें, विदेश पर कभी और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और माहौल बनेगा। वैसे आप बता दूं, सरकार ने बहुत सारे टैक्स और छूट दे दी कि बाहर के पैसे यहीं ले आइए, जो फॉरेन कैपिटल है उसके लिए, तो वहाँ का पैसा यहाँ आएगा तो हम लोग भी यहीं रहे, वही बेहतर होगा। सुनील जी, अब आया जाए घर की तरफ लौट आया जाए, आप बता दीजिए जरा, हम लोग शुरुआत में चर्चा किए थे कि कई लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि फिर से एआई की रैली शुरू हो रही है, तो आईटी को डरने की जरूरत है कि नहीं? अब आईटी का जितना होना था बुरा हाल हो चुका है। ये बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, मगर जो ऑलरेडी रिएक्शन हुआ वो ओवर रिएक्शन हुआ था। तो एक बाउंस बैक की रैली शुरू हुई है और जारी रहेगी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन के तौर पर देखें तो थोड़ा करेक्शन ज्यादा हो गया। पर सेकंड बात क्या है, ये जब तक स्थिति रहेगी, जब तक एक नया एआई वाला थ्रेट उभर के नहीं आता है, वो एक अनसर्टेनिटी है कि जब भी एआई में कोई नई थ्रेट आती है तो आईटी के ऊपर उसका दबाव लगता है। तो ऐसी दबाव है आती जाएगी मेरे ख्याल में, तो सावधान रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा पहले भी कि वैल्यू कि आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ पोर्टफोलियो होती है, एक वैल्यू होती है। आईटी का स्थान अभी वैल्यू जोन में है, ग्रोथ में नहीं है। किसी भी हालत में आप जो पोस्ट कोविड फेज की आईटी में जो ग्रोथ की एक माहौल आई ना, वो वापस लौटना मुश्किल है। प्री कोविड में जो था ये स्टेबल एक डॉलर अर्निंग एसेट क्लास, जो आपको करेंसी का हेज भी मिलता है, उस तरह की स्थिति में आईटी अभी भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती है एज अ वैल्यू प्ले। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि आजकल बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं आईटी में, तो क्योंकि बहुत करेक्शन हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ट्रेडिंग में देख रहा हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे भी पूछ रहे हैं कि सर 1 महीने के लिए आईटी को बाउंस बैक आएगा क्या? तो ट्रेडिंग मेंटालिटी से बहुत आए, क्योंकि बहुत सस्ता दिख रहा है। तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि भैया करना है तो करो, मगर आपका स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट ये तय करके घुसो उसके अंदर, क्योंकि इसमें जब भी प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है फ्यूचर में। मगर जैसे मैंने कहा, ये वापस एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में आ रही है, और उस हिसाब से ठीक है आपके पोर्टफोलियो में रखें। इस पे छोटा छोटा कमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लूं, चूंकि इसमें लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा रहती है। सुदीप सर, आप देखिए, मैं इसको थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ। एआई जो ग्लोबली जो एआई स्टॉक्स के रैली चल रहा था, फिर नीचे आया, फिर वापस रैली चालू हो गया, वो एक अलग चीज है। और इंडियन आईटी कंपनीज की समस्या कुछ और है, मुझे जितना तक समझ में आ रहा है। देखिए, एआई इज रियल, एआई स्टॉक का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, पर एआई का जो डिसरप्शन हो रहा है वो रियल है। और स्टॉक का वैल्यू कहीं भी जाए, एआई स्टॉक्स का ग्राउंड में डिसरप्शन चलता रहेगा, और डिसरप्शन का पेस और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अगर ये स्थिति है तो इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ये सब का विजिबिलिटी अगला 1-2 साल के लिए किसी के पास नहीं है।
आप बेस्ट मैनेजमेंट के पास चले जाओ, द मोस्ट लर्नेड आईटी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव यू ए क्लियर फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री फॉर आईटी कंपनीज अर्निंग्स। अगर ये स्थिति है तो उसमें क्यों घुसना है आपको? आप थोड़ा इंतजार करिए। इंडियन आईटी कंपनीज आर गुड कंपनीज, जैसे सुनील साहब कह रहे थे, दे आर लुकिंग अंडर वैल्यूड, स्टेबल कंपनी है, कैश फ्लो बराबर है, डिविडेंड पेइंग है, पर अब उसमें क्यों घुसता है? आप वेट करिए, लेट दिस ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज टू एआई लेड सर्विसेज ट्रांजिशन प्ले आउट। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, मुझे मालूम नहीं है, किसी को मालूम। लेट दैट ट्रांजिशन हैपन, फिर आप उस पे जाइए। मे बी बाय दैट टाइम द वैल्यू हैज मूव्ड अप स्लाइटली, बट आई थिंक इट्स स्टिल बेटर टू एंटर देन रादर देन एंटरिंग नाउ। जैन साहब, सेम व्यू? देखो लक्ष्मण जी मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट हैगी। आई थिंक वी हैव टू गो बाय द डाटा पॉइंट्स, वी हैव टू गो लॉजिकली, और इमोशनल नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट पे बिल्कुल। और जो पिछले 1-1.5 महीने से हमारे को जो डाटा पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, व्हाट आई हैव सीन, आई थिंक चाहे वो रिजल्ट्स में चाहे वो रिजल्ट्स में Q1 में हो, चाहे उससे पहले Q4 के रिजल्ट्स हो, generally I think management of most of the companies, if not upbeat, they are not very pessimistic. They've been talking in a very encouraging and constructive way. और अगर हम देखें recent bottom से, पिछले 2-3 महीने में जो IT के bottom मिले से, वहाँ से काफ़ी स्टॉक्स अपने उस bottom से 20 से 40-50% तक रैली कर गए हैं। आई एम नॉट हेयर टू नेम एनी पर्टिकुलर स्टॉक, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। उसके अलावा व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 6 वीक्स और 7 वीक्स, अगर हम डाटा अक्रॉस द फंड्स अगर हम थोड़ा सा देखें, इवन सम एफआईज का भी जो डाटा अवेलेबल हैगा नेट पे उनको देखें, सो दे हैव बीन सिलेक्टिवली एंटरिंग आईटी नाउ, जो कि एक सिंगल ब्रश से एवरीबडी वाज सेलिंग आईटी टिल अबाउट May June। आई थिंक दे बीन एंटरिंग आईटी। एंड जो एक एआई का एक जीनी बहुत बड़ा हो गया था कि जस्ट गेट इनटू एआई और बाकी सॉफ्टवेयर सब जीरो हो जाएंगे, आई थिंक वो एक अब थोड़ा थमाव आ गया। और ये आ गया है कि आई थिंक रेगुलर आईटी सर्विसेज एंड एआई दे विल हैव टू सॉर्ट ऑफ मूव इन टैंडम। ठीक है, एआई विल ऑलवेज प्ले अ बिगर रोल, उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहेंगी, but the regular IT services guys will also move in tandem and they will be needed to provide services to them. So मेरा अब थोड़ा सा एक encouraging positive constructive view है towards technology। थोड़ा सा उसमें होमवर्क करें, not everybody would perform, but by and large मेरे को लगता है कि अब जो सिनेरियो है, जैसे पहले था कि 2 step down 1 step up, अब मेरे को लग रहा है कि 2 step up 1 step down टेक्नोलॉजी में भी हो गया है। कोहली साहब? लक्ष्मण जी, मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आईटी में अभी इवोल्यूशन स्टेज है, ये ट्रांजिशन, या जैसे सुदीप सर ने कहा ट्रांजिशन स्टेज है। क्या है, अभी तक इनका मॉडल था कि आपको जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने डाले हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा था। अभी इस क्वार्टर के नंबर्स में पिछले 4 महीने में हमने बहुत कंपनियों से सुना, उन्होंने एआई इंटीग्रेशन किया, उसके अलग से नंबर देना शुरू करे। बट ये मॉडल अभी इवॉल्व होगा कि अल्टीमेटली ये पैसा कैसे कमाएंगे, ये किस तरीके से आउटकम बेस्ड जो पैसा कमाना है उसमें किस तरीके से एआई इंटीग्रेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली उसका क्या बेनिफिट। अभी तक ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय हटाने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा, तो बट फाइनली एक स्टेज आएगी जब आपको ये बिजनेस इवॉल्व होगा कि एआई की वजह से आपने अपने बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है वो क्या हुआ। तो आई थिंक वो अभी लंबा समय है, अभी उसमें कुछ 6 महीने लगे, साल लगे, पता नहीं है। तो जब तक वो होगा तब तक इस तरीके के इंटरमिटेंट बाउंसेस आते रहेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, किसी को लकी है बहुत नीचे ले लिया, और जैसे अभी पिछली रैली में सबने अच्छा कमा लिया, बहुत काफी नीचे चला गया था, बट हर बार इतना इजी ट्रेड मिलेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर हम आउट है, हमारा एज ए डिस्क्लोजर ऑल्सो हम आउट ऑफ एंटायर सेक्टर, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं, और हम अभी ऐसा इसको वॉच कर रहे हैं कि ये बिजनेस मॉडल कैसे इवॉल्व है। हालांकि बहुत देर मुझे लगता है पिछले कई शो से आप आईटी से थोड़ा सा बच के ही चल रहे हैं यहाँ पे, चूँकि आईटी पे तो काफ़ी लोगों दिलचस्पी रहती है, लेकिन आज का दिन बेहद ख़ास है। पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तो ऐसे मौके पे इस बार की थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। थीम ये है कि 2047 तक विकसित भारत में
युवाओं की भूमिका कैसी रहने वाली, युवाओं का योगदान, युवा एक महाशक्ति है। तो जब युवाओं की बात आती है तो युवाओं के अपनी पसंद होते हैं, अपनी नापसंद होते हैं, और उनके पसंद नापसंद भी जो है स्टॉक में झलकते हैं, कई लोगों का ये मानना था। तो वो स्टॉक कौन से हैं जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। एक और चीज़, जब ऐसा मौका आता है तो हर बार प्रधानमंत्री या फिर देश का फोकस जो है सुरक्षा पे जाता होता है। डिफेंस भी एक बड़ा सेक्टर होता है जो हलचल में रहता है। तो इन दोनों पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार को लेकर के। पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार स्वतंत्रता दिवस की एक खास थीम है। वो थीम यह है 2047 तक विकसित भारत, युवा एक महाशक्ति के तौर पर देखा जाए। कैसे देखा जाए, लेकिन युवाओं की अपनी एक पसंद है, नापसंद होती है। खासतौर से बहुत ज़्यादा टेक से भी होते हैं। युवाओं को देखें तो सबके हाथ में मोबाइल है, टैब है, इंटरनेट है, ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ सरकार भी लगातार यहाँ पे जोर दे रही है कि सेमीकंडक्टर यहाँ बनाया जाए, बाकी टेक इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है। तो क्या एक निवेशक के तौर पर क्या हमें इस सेगमेंट पर खास फोकस करना चाहिए क्या? अगर करना चाहिए तो वो सेगमेंट कौन सा हो सकता है? सुनील सुवर्णन साहब। युवा की सेगमेंट माने आप सेक्टर वाइज पूछ रहे हैं क्या, युवा के अंदर एज गैप वाइज पूछ रहे हैं? नहीं, सेक्टर वाइज जो उनकी पसंद है, जिन सामान को ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे जुड़े हुए स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ युवाओं में कि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी अब बहुत बढ़ गई है। आप ईवी के सेल्स के नंबर देखिए, टू व्हीलर हो, कार हो, और एयर कंडीशनर में भी आप देखिए 5 स्टार की एयर कंडीशनर जो एनवायरमेंटली बेटर होती है, उसमें डिमांड दिखी है। सो युवा बहुत सोशली सेंसिटिव है, अर्थ वाइज क्या हो रहा है उसमें सेंसिटिव है, तो उस तरह के सेक्टर में ज़रूर उनका दिलचस्पी ज़्यादा होगा। यही मेरा मानना है। नहीं, हालांकि मुझे लगा था कि आप कहें कि सेमीकंडक्टर, मोबाइल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री ये युवाओं को ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन आप बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात कही और बिल्कुल सही कहा आपने। मैं शायद अगर गलत ना हूँ तो मोहन भागवत जी का जैन जी के साथ कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो वो लोग इन सब एनवायरनमेंट को लेके बड़ा ये थे, कंसर्न थे कि क्या सरकार कर रही है, क्या सोच रही है, क्या करना चाहिए। सुदीप सर। देखिए, मेरा भी सुनील जी के साथ सहमत हूँ, पर इसके साथ मैं एक छोटा सा और सेगमेंट जोड़ना चाहता हूँ जिसपे आज के युवा पीढ़ी लगे हुए हैं, वो है गेमिंग सेक्टर। अगर आप देखेंगे गेमिंग सेक्टर, अच्छा, ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है और ये एक्सपेंशन भी रैपिडली हो रहा है। किसी डेटा पॉइंट अगर आप देखें तो मोर देन 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस इंडस्ट्री दिखा रहा है। तो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनीज हमारे यहाँ है, जो लिस्टेड स्पेस में है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बताना चाहूंगा नजारा टेक्नोलॉजीज, जिसने कि गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और एक्विजिशन के जरिए दुनिया भर में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंपनीज पे जरूर ध्यान रहेगा और युवा पीढ़ी का। ऐसा करते हैं कि आपके ऑडियो में कुछ इशू है सुदीप सर, हमारी टीम आपसे भी ठीक कांटेक्ट करके ठीक करेगी। तब तक मैं दलजीत सिंह कोहली साहब को पहुंचा दूं। कोहली साहब, आपके हिसाब से युवाओं की पसंद और शेयर मार्केट के निवेशकों की पसंद कहां जाके मेल खाती है? हाँ, तो लक्ष्मण जी, एक जो बहुत क्लियर सेक्टर दिख रहा है वो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है। जैसे क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स वाला ये जो पोर्शन है, बिकॉज जब आप देखते हो कि कपल्स दोनों लोग वर्किंग हैं तो उनको सुविधा चाहिए, जल्दी काम चाहिए, उस तरीके की जो सर्विस प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, जो चाहे वो खाने से संबंधित हो या सामान लेने से संबंधित हो, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित हो, तो ये जो एक सेगमेंट है ये काफी बड़ा, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये ग्रोथ बहुत तेजी से दिखाएगा भी, अभी भी दिखा ही रहा है। और इसके साथ में आप जोड़ सकते हो ईएमएस वाला सेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पर आप देखिए तो मोबाइल्स का ये जो हम अभी तक कुछ समय पहले तक हर चीज इंपोर्ट कर रहे थे, आज हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आई थिंक ये भी एक एरिया रहेगा, क्योंकि जब इसकी डिमांड इंडिया में भी इतनी ज्यादा हो गया, अगर एप्पल के लिए हम इतने बड़े कस्टमर हैं, इंडिया एज अ कंट्री इज अ बिग कस्टमर, तो फाइनली दे विल हैव टू स्टॉप सेटिंग अप थिंग्स हियर। तो आई थिंक वी विल हैव दिस पोर्शन विल अगेन वर्क वेरी बिग। तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसी में आप जोड़ सकते हो ग्रो जैसी कंपनियां या जो एंजल जैसी कंपनियां जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। बिकॉज आप, मैं देखता हूँ हमारे अपने बच्चे जो है वो, हम तो सोचते थे कि अकाउंट खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, कब करेंगे, वो तो शुरू हो चुके हैं। पास में से ही स्टार्ट कर दिया और वहीं से पूछते हैं कि अभी क्या लूं, क्या बेचूं, क्या करना है। तो ये जो इस तरीके की जो सुविधा
आई थिंक दिस इज ऑल गोइंग टू अगेन एक्सपैंड वेरी फास्ट। तो ये जो एरिया है अब आप अपने बच्चों को सुझाव देते हैं कि नहीं देते? वैसे जो डॉक्टर होते हैं अपने बच्चों के इलाज नहीं करते हैं। नहीं करते नहीं, सुझाव तो देना पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं देते, लेकिन वो लोग अपना दिमाग उस पर ज्यादा लगा लेते हैं। वो अपना दिमाग ज्यादा लगाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी लगता हो कि हमसे ज्यादा दिमाग चल रहा है उनका। यस यस यस। जैन साहब बड़ी चिंता में है कि सब लोग, बाकी 3 लोग तो बोल गए युवाओं की पसंद, अब हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। नहीं लक्ष्मण जी देखो, चाहे वो जेन जी हो या जनरेशन मिलेनियम हो या और भी कई नाम से क्या आता है, आई थिंक अल्फा हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी हैंगे। मोबाइल इन द सेंस कि मैं एक इशारा कर रहा हूँ ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी की तरफ, मैं इशारा कर रहा हूँ एक्टिव टूरिज्म की तरफ। न्यू एज कंपनी जितने भी हमारे अच्छे स्टार्टअप हैंगे, अगर आप उनके ओनर्स की या उनके जो प्रोमोटर्स के उनके एवरेज देखो तो कहीं ना कहीं क्लोजर टू 30 होगी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग India. I think that proves that our future is in very safe hands, and this generation will do exceedingly well. And we have to respect their choices. They have to respect their views. तो इन सब का समीकरण ये है, आई थिंक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, अच्छी न्यू एज कंपनीज दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, बट उसके अंदर वैल्यूएशंस के इश्यूज आते रहते हैं। अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनीज, 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनीज, दे वुड कंटिन्यू टू डू वेल। एक और सेक्टर ऑफ शूट, आई थिंक हेल्थ केयर की अगर बात करें, जो एक यंगर जनरेशन है काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक द काइंड ऑफ स्पेंडिंग वी आर सीइंग ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आई थिंक वो भी हमारे को एक यंगर जनरेशन की तरफ से मिल रही है। पहले के जो लोग होते थे जो आज 50 60 70 80 साल के हैं, आई थिंक इतना ध्यान देते भी नहीं थे, आई थिंक उनके लिए एक फजूल का खर्चा होता था। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेक्टर्स, अगर हम स्पेसिफिक टू जेन जी या यंगर पॉपुलेशन की बात करें, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स विच आर वेरी रेलिवेंट। और इन सेक्टर्स में जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, with good promoters, with good corporate governance, I think they would continue to do well. They have done well and they would continue to do well. सुदीप सर, बीच में इनका ऑडियो खराब हो गया। सुदीप सर, अपनी बात कुछ बची हो तो पूरी कर लीजिए, फिर एक सवाल सुनील जी से लूंगा मैं। जी देखिए, मैं कह रहा था गेमिंग कंपनीज, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी देखिए, दुनिया भर में गेमिंग इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर, और ये आज की युवा पीढ़ी इस पे लगे हुए है। अब हम लोग बहुत सारे हम लोगों के एज ग्रुप के लोग ये लगे हुए नहीं है सर, पेरेंट्स बड़ा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, पर जैसे भी हो, इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और इस इंडस्ट्री से लेके जुड़े हुए कंपनीज पे जरूर ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, मैं एक चीज बताना चाहता था, आज के दिन में इंडिया का जीडीपी 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में घूम रहा है और 2047 की बात की जा रही है। 2047 आप किसी भी का आंकड़ा ले लो, किसी भी कंसल्टेंट का आंकड़ा ले लो, किसी भी बिग 4 का आंकड़ा ले लो, 30 से 40 ट्रिलियन के बीच में हमारा जीडीपी होगा। तो अगला 20 साल में 10 गुना जीडीपी का ग्रोथ होगा और इतना बड़ा वेल्थ इंपैक्ट जो आएगा इंडिया में, उसका एक बहुत बड़ा असर फाइनेंस इंडस्ट्री में आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो कि हम लोग जब इस एज में थे तब हमारा ज्यादातर पैसा बैंकों में पड़ा रहता था, फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आया, म्यूचुअल फंड में गया, तभी दलजी जी कह रहे थे वही चीज। आज के दिन में देखिए कहां से कहां पहुंच रहा है, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इम्पैक्ट अगला 20 साल में 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आप सोचिए सारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज का क्या स्थिति होगा, कहां तक पहुंचेंगे वो। तो ये 2 ट्रेंड मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने कहा। गेमिंग वाला तो वाकई काफ़ी घर घर की कहानी है, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो आपने कहा वो भी अच्छी है। चूंकि समय कम, एक छोटा सा कमेंट सुनील सर का चाहूँगा, चूंकि उन्होंने जो पहला सवाल पूछा था जब मैं आया था युवाओं पर बातचीत करने, तो उन्होंने कहा था कि युवाओं की पसंद वाले स्टॉक की बात करें, फिर युवाओं की पसंद की बात कर रहे हैं। तो वो मैं तो दूसरे सवाल का जवाब ले लिया था, आपने पहला सवाल का जवाब क्या देना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तो जनरेशन आप ये जेन जी, मिलेनियम वैसे आप ब्रेक करेंगे। नो, मेरा मानना है कि द एज ऑफ 25 to 35 वो 20 साल के बाद विल बी एज ऑफ 45 to 60। सो उनका जो फ्यूचर के लिए जो सोच है, प्लानिंग है, उनकी पेशेंस बहुत कम है और वो बहुत रूथलेस है इन टर्म्स ऑफ चर्निंग, इन चेंजिंग देयर।
आई थिंक वो ध्यान में रखना चाहिए। हमारी तरफ बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म में रहेगा, मैं घर बाद में खरीद, ये नहीं है। ये उनको झट से सोल्यूशन चाहिए, राइट? इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो बदलेंगे। तो ये जो टेक्निक है, तो फंड मैनेजर के लिए भी सही, बैंक्स के लिए भी सही, सबके लिए चैलेंज होगा, और वो कैसे उस चैलेंज को हम एड्रेस करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमें टैकल करना होगा। और शायद यही वजह है कि आपके पास आते हैं तो लोग कहते हैं हमें तो स्मॉल कैप बताओ, हमें रिस्क का छोड़ दो चिंता, हमें तो ऐसा बताओ जहां पैसा दिन दुना रात चौगुना हो जाए। ये जेनजी के माइंडसेट वाली बात जो आपने की, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि उसकी चिंता आप लोग करिए, आपके पास आते हैं वो लोग पूछने की, तो आप अपना बताइए कैसे बताना, हमारा तो काम था सवाल पूछना। लेकिन समय खत्म हो रहा है, इसलिए इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोक रहा हूँ मैं। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी की आवाज़। नमस्कार।